नमस्कार. आपल्याकडे 498 जो आहे, जो इंडियन पिनल कोड होता, आता तो भारतीय न्यायसंहिता 85 कलम आहे. त्याची फिर्याद देण्याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. अनेक वेळा सांगूनही पोलिसही अशा प्रकारचे फिर्यादी नोंदवून घेतात. महिला समिती फारशी इन्क्वायरी करत नाही. असंच एक प्रकरण मुंबई हायकोर्टामध्ये आलं होतं. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश रणजित सिंह यांच्या कोर्टामध्ये हा खटला आला होता. काय होता हा खटला? जी महिला होती फिर्यादी, तिनं दाखल केली होती 458ची तक्रार 85 सेक्शनप्रमाणे, आणि त्याच्यामध्ये तिचे जे पती सासू सासरे होते ते सगळ्यांना या सगळ्यांना आरोपी केलं होतं. ते हायकोर्टामध्ये क्रॉसिंग पिटिशनसाठी आले होते. ही तक्रार खोटी आहे, आम्हाला त्यातून न्याय मिळावा. हायकोर्टाने जेव्हा या सगळ्या प्रकरणाची गंभीरताने विचार केला तेव्हा असं लक्षात आलं, ही जी महिला होती तिचा याच्यापूर्वी अगोदर विवाह झाला होता. 2004 साली तिचा विवाह झालेला होता, आणि त्या विवाहाबरोबर त्या पतीबरोबर ती आधी दिवस राहिलेली होती. त्यानंतर ती त्या पतीबरोबर ती फारकत झाली. म्हणजे फारकत म्हणजे तोंडी फारकत झाली, देखील काही फारकत झाली नाही. त्या पतीकडून तिने 25 लाख रुपये घेतले होते, आणि तिनं दुसरा विवाह करण्यासाठी जीवनसाथी जे आहे, आणि तसं फॅमिली संदर्भात आपण विवाहितांच्या ज्या काही जाहिराती देतो वधूवर पाहिजे, त्यात तिनं ती ॲड दिली. त्यात तिनं सांगितलं का मी अविवाहित आहे. हे मुंबईत राहणारा एक ऑस्ट्रेलियाचा होता, स्वतः सध्या ऑस्ट्रेलियात राहतो, तो मुंबईत राहणार होता. त्यांनी ती वाचलं आणि त्याला ते आवडलं. ती अविवाहित होती, सुंदर होती, दिसायला छान होती. मग त्यांच्याशी लग्न करायचा प्रस्ताव दिला. दोघांचं लग्न झालं. पण हिने नंतर दुसऱ्या पतीला, पहिला पती ही गोष्ट लपवून ठेवून जे मॅरेज केलं होतं त्याच्याशी वाद करायला सुरुवात केली, त्याच्या घरच्यांचा छळ करायला सुरुवात केली. हे माझ्याकडे पैसे मागतायत, त्रास देतात, अशी खोटी फिर्याद केली. हे प्रकरण जेव्हा क्रॉसिंगसाठी उच्च न्यायालयात आलं, मुंबई उच्च न्यायालयात, तेव्हा न्यायालयाने सगळी परिस्थिती बघितली. तेव्हा तिने पहिल्या पतीबरोबर तिची फारकत झालेली नसताना तिचा दुसरा पती हा बेकायदेशीर होतो, आणि त्याच्याविरुद्ध तिने अशा प्रकारची तक्रार दाखल केली. म्हणून कोर्टाने ही पिटिशन क्वॅशिंग केली, त्याला न्याय दिला. आपण हे लक्षात ठेवा, आपण विवाह करण्यापूर्वी जर आपल्या पहिल्या पत्नीचा कुठे जर विवाह झाला असेल, ही गोष्ट आपल्यापासून लपवून ठेवली असेल, तर नंतर जाणारी भारतीय न्यायसंहिते 85 प्रमाणे कलम केस जी आहे ही कोर्ट क्रॅश करू शकतं, रद्द करू शकतं. धन्यवाद. भाई क्यों आया ये 3 साल प्रैक्टिस करने का रूल जज बनने से पहले? अब देखो 2024 में एक रिपोर्टेबल जजमेंट आया जिसमें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझाया गया. अब कभी भी आप सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कितना छोटा सा सेक्शन है, साफ साफ ये बोलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. लेकिन ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस लॉ को इतना गलत तरीके से यूज किया कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनली इंटरवीन करना ही पड़ा. अब अगर लीगल रीजनिंग आप पढ़ते हो और उसमें बेयर एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप कान को ऐसे पकड़ोगे, पर आप यहाँ से ऐसे पकड़ते हो, तो वो आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, वैसे नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट यू हैव टू गो. अब इस सेक्शन 11 का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है जब वो 18 साल से कम की उम्र का होता है. अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 7 में साफ साफ दिया गया है एक व्यक्ति की एलिजिबिलिटी, कौन ट्रांसफर कर सकता है. वहाँ साफ साफ लिखा गया है ट्रांसफरर, ना कि ट्रांसफरी. अब जब साफ साफ बेयर एक्ट में रीडिंग दी गई है तो यहाँ पे खुद का इंटरप्रिटेशन करना गलत हो जाता है, जिसके कारण कई सारे कोर्ट्स में ऐसा जजमेंट आया कि एक माइनर के पास प्रॉपर्टी कैसे जा सकती है जब प्रॉपर्टी सेल डीड के थ्रू गई, क्योंकि सेल डीड सिर्फ ट्रांसफर से डील करता है, मिडिल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता है. तो एज अ लॉयर कोई भी लॉ समझना, बेटर इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई आप मुझे सुन रहे हैं और आप क्लास 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं और करियर लॉ में शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये जान लें कि एक एडवोकेट कितनी अर्निंग करता है या क्या उसकी सैलरी होती है. तो सबसे पहले आपको बता दें कि एडवोकेट की कोई सैलरी नहीं होती है अगर वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट में आप अपने फादर के अंडर या अपनी फैमिली में किसी के साथ या फिर किसी एडवोकेट के अंडर जाकर काम सीख सकें और एक एडवोकेट बन सकें और प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको वहां पर कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी और आपको जो भी क्लाइंट फीस देंगे उससे ही आपको अपना गुजर बसर करना पड़ेगा. दूसरा तरीका है एडवोकेट बनने का और एक कॉर्पोरेट कंपनी को रिप्रेजेंट करने का, वो काफी अच्छा है कि उसमें आप क्लैट के थ्रू एग्जामिनेशन पास करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आप एडवोकेट बनते हैं. तो प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसके साथ ही 5th ईयर में आते आते तक आप एक अच्छे से जॉब को सिक्योर कर लेते हैं और वहां पर आपको 10 to 12 LPA से आपकी शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर आपका सैलरी फिक्स हो जाता है. तो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी को आप चुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन की. जिस दिन पेशी मैं ओढ़ रहा था खेसी, मेरी गैल पुलिसिया की लेन हो गई. जब देखा मेरा फेस बोली लड़ू को ना केस, हाई कोर्ट की वकील मेरी फैन हो गई. जब देखा मेरा
परेशान करे तो बता देना, ठिकाने लगा दूंगी। तत्ती तत्ती पोद दी जागी सबकी को भी खोद दी जागी पिछले गेड़े छोड़ दिए। स्टोरी टाइम। रिसेंटली अभी मेरे पास एक ऐसा केस आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। हुआ क्या कि एक माँ जिसके पास एक छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, और उसका डिवोर्स हो चुका था माँ का उसके फादर के साथ। क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड थी, तो जो फादर ने एक ही वकील हायर किया, वकील ने जहाँ बोला उसने साइन किया और डिवोर्स करा दिया। माँ को कुछ नहीं चाहिए था मेंटेनेंस के नाम पे, उसको था कि बस मेरी बच्ची पल जाए, तो उसमें 14,000 रुपये मेंटेनेंस की बात है। माइंड यू, द फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन ₹1,00,000, और एक बच्चे पे उसकी ड्यूटी थी उसको मेंटेन करने का, माँ की कोई इनकम नहीं थी। बट द ट्विस्ट वाज कि जो घर जिनमें वो रहती थी वो EMI पे लिया गया था, और वो EMI उसके हस्बैंड के नाम पे थी। इट वाज अंडरस्टैंडिंग कि EMI हस्बैंड ही पे करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से वही पे करते आया था, उसने अपने नाम पे ही लिया था। बट सो EMI थी मोस्ट ऑफ दी रुपीज़, 11,000 रुपीज़ EMI का हस्बैंड ने देने से मना कर दिया द मोमेंट डिवोर्स हुआ। तो जो 14,000 रुपये आते थे उसमें से 11,000 तो उसको वापस ही भेजने पड़ जाते थे। उसके पास बचते ही 3,000 रुपये थे महीने के, और उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। समहाउ उसने 1-2 साल सर्वाइव किया अपने घर वालों की हेल्प लेके और बाकी लोगों की हेल्प लेके बच्ची पाला। बट जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब उसने मुझे अप्रोच किया। नेक्स्ट, आता मी तुम्हाला 3 प्रश्न विचारणार आहे। जर त्या 3 प्रश्नांचे तुम्ही बरोबर उत्तर दिले तर तुमचं सिलेक्शन झालंय। हां ठीक आहे ना. बरं मला सांगा, गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कोणी लावला? न्यूटन. बरोबर. आता मला सांगा की आपल्या भारताला स्वातंत्र्य कधी मिळालं? तसं तर प्रयत्न 1857 पासून चालू होता, पण खरं यश मिळालं म्हणजे 1947 ला. बरोबर. आता मला सांगा की मंगळ ग्रहावर एलियन आहेत की नाही? शास्त्रज्ञ दावा करताय, पण ते अजून काही सिद्ध झालं नाही. ठीक आहे, तुम्ही वेट करा, तुम्हाला थोड्या वेळात कळवलं जाईल. ठीक आहे, थँक्यू. ए मित्रा, मला खूप भीती वाटते यार इंटरव्ह्यूची. काय विचारताय मध्ये? अरे भीतीचं काय त्याच्यात? अरे काही टेन्शन न घेऊ, फक्त 3च प्रश्न विचारू राहिली. कोणते? हो का? यार मी जातो. कुठे माझी बॅग? चला नेक्स्ट. बरं, तुमचं नाव सांगा. न्यूटन. तुमचं ग्रॅज्युएशन कधी झालंय? ते प्रयत्न तर 1857 पासून चालू होते, पण यश 1947 मध्ये भेटलो होतो. येडपडे का तुम्ही? शास्त्रज्ञ दावा तर करताय, पण ते अजून काही सिद्ध नाही झालं पहा.